हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमजीएम करियर इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन, जिसके अंदर हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन की बात कर रहे हैं। तो टॉपिक के अंदर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख पाएं। तो चलिए नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। दो मेथड हम पढ़ चुके हैं, वुड्स रिएक्शन और कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट जो थर्ड मेथड है वो है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। क्या होता है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन? तो देखो ध्यान से कि सोडियम सॉल्ट ऑफ सेचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ऑन ड्राई डिस्टिलेशन विद सोडा लाइम गिव एल्केन। कहने का मतलब, अगर कोई भी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है और उसका सोडियम सॉल्ट हमें गिवन है और उसका हमने क्या कर दिया, ड्राई डिस्टिलेशन कर दिया। तो ड्राई डिस्टिलेशन किसके थ्रू होता है? सोडा लाइम के थ्रू। तो सोडा लाइम का काम है क्या? ड्राई डिस्टिलेशन करना। अगर किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का ड्राई डिस्टिलेशन कर दिया जाए तो बन जाता है एल्केन। जो सोडा लाइम होता है वो होता है NaOH CaO। तो जो NaOH और CaO होते हैं वो किस रेशो में होते हैं? वो होते हैं 3:1 के अंदर। किसके अंदर होते हैं भाई? वो 3:1 के अंदर होते हैं। क्लियर है कहानी? तो यहाँ पर जो NaOH और CaO जो होता है उसका रेशो 3:1 होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं क्या होता है इस प्रोसेस के अंदर। देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा, कोई भी क्या ले लो, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो। कोई भी क्या ले लो भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसका क्या ले लो? सोडियम सॉल्ट ले लो। तो मैंने सोडियम सॉल्ट ले लिया, साथ में मैंने क्या लिया? सोडा लाइम लिया हुआ है। तो सोडा लाइम बोले तो NaOH और साथ में क्या है? CaO। और इसको क्या कर दिया है मैंने? हीट कर दिया है, ड्राई डिस्टिलेशन कर दिया है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से जो NaHCO3 है, जो Na2CO3 है, वो पूरी तरीके से बाहर निकल जाएगा और जो बचेगा, R के साथ कौन बचा हुआ है? H, ये बचेगा और साथ में कौन बाहर निकल जाएगा? Na2CO3। तो ये जो बना है ये क्या है भाई? ये है एल्केन। क्या है ये? एल्केन है। तो कहने का मतलब, अगर हमें सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन अगर सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करा दिया जाए तो बन जाता है एल्केन। क्लियर है कहानी? अगर थोड़ा सा मैकेनिज्म पे जोड़ दें तो जरा ध्यान से देखो, क्या आपको RCOO माइनस क्या नजर आ रहा है? साथ में Na+ भी होगा कि नहीं होगा? क्या होता है इसके अंदर, इस प्रोसेस के अंदर? सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो एक्चुअल में जो नेगेटिव है ये रेजोनेंस स्टार्ट कर देता है। जैसे रेजोनेंस स्टार्ट करेगा, करते ही ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से ब्रेक हो जाएगा। जैसे बॉन्ड ब्रेक हुआ, ब्रेक होते बन जाएगा R पे माइनस और CO2 कहाँ निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। R माइनस Na+, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? क्लियर है कहानी? क्या ये कार्बेनाइन है कि नहीं है? जैसे हमने क्या किया, इसके ऊपर वाटर डाला, वाटर डालते क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा RH। क्या बन जाएगा भाई? ये RH मीन्स एल्केन बन जाता है। क्या बन जाता है? ये एल्केन बन जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या बन गया? ये एल्केन। तो ये जो मैकेनिज्म हमने पढ़ा है इसके बारे में क्या हम कुछ नोट पॉइंट्स लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं हम इसके बारे में? नोट पॉइंट लिख सकते हैं। क्या नोट पॉइंट लिख सकते हैं? सबसे पहला नोट पॉइंट हम बता सकते हैं कि यहाँ पे कार्ब एनायन जनरेट हो रहा है। देखो ध्यान से, क्या ये कार्ब एनायन है कि नहीं है? बोलो कार्ब एनायन है। क्या कार्ब एनायन जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो क्या लिख सकते हैं? कार्ब एनायन इंटरमीडिएट। क्या है भाई? कार्ब एनायन इंटरमीडिएट यहाँ पर बन रहा है। क्लियर? सेकंड पॉइंट, जो कार्ब एनायन बन रहा है वही स्टेप क्या हो जाएगा? वही स्टेप RDS हो जाएगा, क्योंकि एक ही स्टेप के अंदर प्रोसेस है और उसी स्टेप के अंदर क्या आ जा रहा है? इंटरमीडिएट आ जा रहा है। अगर इंटरमीडिएट बन रहा है मतलब अनस्टेबल बन रहा है, अनस्टेबल बन रहा है तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी भाई? स्लो स्टेप इसे कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा इसको? स्लो स्टेप। तो क्या लिखा जाना चाहिए कि फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनायन इज RDS। कार्ब एनायन का बनना ही क्या है? RDS है। क्लियर? पॉइंट नंबर थर्ड की बात करें तो जो रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन होता है, तो जो रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन जो हो जाएगा वो किस पे डिपेंड करेगा भाई? रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ
कार्बन आयन। कहने का मतलब ये जो बनने वाला कार्बन आयन है ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी ही क्या हो जाएगी, रेट फास्ट हो जाएगी। क्लियर है कहानी। तो रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन इज डायरेक्टली स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। आरडीएस स्टेप के अंदर क्या बन रहा है भाई, कार्बन आयन बन रहा है। जितना ज्यादा कार्बन आयन स्टेबल होगा उतनी ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। क्लियर है कहानी। पॉइंट नंबर 4 पे अगर हम आते हैं, किस पे आते हैं, पॉइंट नंबर 4 पे। तो चलिए देखो ध्यान से, पॉइंट नंबर 4 के अंदर बात करें तो क्या कहानी है। दिस इज द पॉइंट नंबर 4। यहां तक सब कुछ क्लियर है। चलिए पॉइंट नंबर 4 ये है कि एक लेबोरेटरी मेथड है, किसके लिए, एल्केन को बनाने के लिए। तो क्या लिखा जाए, लेबोरेटरी मेथड, लेबोरेटरी मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। क्लियर है कहानी। क्या है ये, एक लेबोरेटरी मेथड है, किसको प्रिपेयर करने के लिए, एल्केन को प्रिपेयर करने के लिए। और आपको बता दूं कि इसका जो दूसरा नाम है, इसका जो दूसरा नाम है वो मैं यहां लिख देता हूं, इसे ऊकवुड डिग्रेडेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऊकवुड डिग्रेडेशन भी से कहा जाता है। क्लियर। सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन तो इसका नाम है ही सही, साथ में से ऊकवुड डिग्रेडेशन भी कहा जाता है। तो कहानी क्लियर है कि अगर सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया और साथ में ले लिया सोडियम सॉल्ट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या ले लिया आपने, सोडियम सॉल्ट ले लिया किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, और आपने साथ में क्या ले लिया, सोडा लाइम। तो तुरंत सोडा लाइम क्या करेगा, CO2 को खींच लेगा, और CO2 को जैसे ही निकालेगा, निकालते क्या बन जाएगा यहाँ पे, एल्केन बन जाएगा। क्लियर है कहानी। चलिए तो कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर CH3COO माइनस और साथ में क्या गिवन है, सोडा लाइम। ठीक, क्या हो जाएगा भाई, ये CO2 यहां से फ्री हो जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 के साथ H मिलेगा तो बन जाएगा CH4। बनेगा कि नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, CO2 बाहर निकल जाएगा तो बन जाएगा CH3। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। CO2 बाहर निकल जाएगा तो बन जाएगा क्या, बेंजीन। क्या बन जाएगा भाई, बेंजीन। CO2 बाहर निकल गया तो क्या बन जाएगा, CH4। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। CO2 बाहर निकल गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा H, तो क्या एक कीटोन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, जिसका नाम हो जाएगा एसीटोन। कौन सा कीटोन बनेगा, एसीटोन बनेगा। चलिए क्वेश्चन, अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। हमें डीकार्बोक्सिलेशन का रेट बताना है। अब मुझे बताओ रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, आरडीएस स्टेप पर। आरडीएस स्टेप के अंदर क्या बन रहा है, कार्बन आयन बन रहा है। तो जहां कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा वहां पर रेट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। चलो देखो, CO2 को निकालो, क्या माइनस यहाँ आ जाएगा, CO2 को निकालो, क्या माइनस यहाँ आ जाएगा। एक बार 3 डिग्री पर माइनस, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड पर माइनस, डबल बॉन्ड पर माइनस, कहां पर माइनस ज्यादा स्टेबल है, ट्रिपल बॉन्ड पर, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो क्या हो जाएगा, 1 इज ग्रेटर देन 2। फर्स्ट की रेट सेकंड से ज्यादा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो यहां पर भी माइनस, यहां पर भी माइनस। मुझे बताओ कहां पर माइनस ज्यादा स्टेबल है, 3 मेंबर रिंग पर। क्यों स्टेबल है, क्योंकि 4 मेंबर रिंग पर, 4 मेंबर जो रिंग होती है उसके अंदर बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री। तो बाहर का जो बॉन्ड एंगल होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा, जबकि 5 मेंबर रिंग के अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो है 108 डिग्री। तो बाहर का बॉन्ड एंगल थोड़ा कम होगा। तो नेगेटिव को, इलेक्ट्रॉन्स को कहां पर स्पेस ज्यादा मिल रहा है, 4 मेंबर रिंग के अंदर। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, 2 इज ग्रेटर देन 1। क्वेश्चन नंबर 3 में बात करें तो यहां भी माइनस, यहां भी माइनस। यहां पर ये वाला जो ग्रुप है ये किसका काम कर रहा है, माइनस आई का। यहां पर ये किसका काम कर रहा है, माइनस आई का। मुझे बताओ कहां पर माइनस ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट के अंदर। तो फर्स्ट इज ग्रेटर देन 2। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्लियर है कहानी, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या कहानी है कि अगर, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर मैं सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन ले लूं, कहने का मतलब मैं सोडा लाइम ले लूं और सामने एसिड हो, तो क्या सोडा लाइम का क्या काम है, CO2 को खींचना। क्या है, CO2 को खींचना उसका पर्पज है। पर अगर मैं बिना सोडा लाइम के CO2 को निकालना चाहूं तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा। उसके लिए हमने कुछ चीजें ढूंढी है, कुछ चीजें पढ़नी पड़ेगी। क्या देखना पड़ेगा, देखो ध्यान से। अगर हमें CO2 को निकालना है विदाउट सोडा लाइम तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अरेंजमेंट करना पड़ेगा। किसके साथ, एसिड के साथ कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, तो उसका नाम है क्या, हीटिंग ऑफ बीटा गामा अनसेचुरेटेड एसिड। क्या नाम है भाई, अनसेचुरेटेड एसिड। कहने का मतलब जो एसिड है
उसको अनसेचुरेट बनाना पड़ेगा, वो भी किसके साथ, बीटा गामा के साथ। कैसे, देखो ध्यान से, मुझे बताओ कि मैंने एक एसिड लिया जो है ए डबल बॉन्ड बी, साथ में CH2 और COOH, बोलो लिया कि नहीं लिया। क्लियर है कहानी? ठीक, चलिए इसको थोड़ा सा फोल्ड ना करके मैं इजीली कर देता हूँ आपके लिए। क्या कहानी है कि मैंने यहाँ पे लिया कुछ ऐसा कि मैंने लिखा B डबल बॉन्ड A, क्लियर, CH2 COOH, बोलो ये एसिड है कि नहीं है। अगर ये एसिड है तो एसिड के पास वाला कार्बन क्या होगा, अल्फा, ये वाला क्या होगा, बीटा, ये वाला क्या होगा, गामा। क्या बीटा और गामा के बीच में अनसेचुरेशन है कि नहीं है? अगर बीटा गामा के बीच में अनसेचुरेशन है तो फिर जो CO2 है उसको निकालने के लिए आपको कभी भी सोडा लाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको CO2 को निकालना है तो क्या कर दो, सीधा हीट कर दो। जैसे आप हीट करेंगे यहां से तुरंत CO2 क्या हो जाएगा, फरार हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ये वाला जो CO2 है ये तुरंत फरार हो जाएगा। अगर ये CO2 तुरंत फरार हो गया तो क्या ये बचा हुआ जो H है क्या वो यहाँ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो आ जाएगा ना। अगर ये H यहाँ आ गया तो क्या बन जाएगा, B डबल बॉन्ड A और साथ में CH3, बोलो यही आंसर आ गया कि नहीं आ गया। क्लियर है कहानी? ये किस तरीके से होता होगा इसका जरा थोड़ा सा मैकेनिज्म जान लेते हैं कि आखिर ये किस तरीके से होता है। तो देखो ध्यान से कि अगर मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा B डबल बॉन्ड A, साथ में CH2 भी था और COOH को मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया है, बोलो लिखा कि नहीं लिखा। और साथ में ये रहा C डबल बॉन्ड O। क्लियर? अब मैंने क्या किया, इसको हीट किया। क्या किया मैंने, इसको हीट किया। अगर मैं इसको हीट करता हूं तो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। किस तरीके से कि ये वाला बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट होगा तो ये वाला B इस पे अटैक करेगा, ये वाला यहां से यहां जाएगा, ये वाला यहां से यहां जाएगा, बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा। क्लियर है कहानी? तो क्या हो जाएगा, एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी। किस टाइप की ट्रांजिशन स्टेट बनेगी उसको मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ कि यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी कि B और A के बीच में एक बॉन्ड टूट चुका है, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक, तो जो बॉन्ड टूटा है उसको मैं किस तरीके से बता दूं, डॉटेड से बता देता हूं। किससे बता देता हूं, डॉटेड से। क्या B और H के बीच में आपको बॉन्ड बनता हुआ नजर आ रहा होगा, क्लियर, और H और O के बीच में आपको बॉन्ड टूटता हुआ नजर आ रहा होगा, बोलो आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। क्या यहाँ पे जो ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड था ये क्या हो गया, एक तो पहले था ही सही, और क्या एक और बनता हुआ आपको नजर आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, बोलो ये बॉन्ड बनता हुआ नजर आ रहा होगा कि नहीं, अरे ये टूटता हुआ नजर आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। इसी के साथ अगर मैं यहाँ बोलूँ कि यहाँ CH2, यहाँ तो पहले सिंगल बॉन्ड था ही सही, क्या एक और बॉन्ड आपको बनता हुआ नजर आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। क्लियर है कहानी? क्या हो चुका है, यहाँ से ये CO2 जो है वो पूरी तरीके से बाहर निकल जाएगा, बोलो निकलेगा नहीं निकलेगा। जैसे ही CO2 निकलेगा ये वाला H कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। अगर ये H यहाँ आया तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा B साथ में H और सिंगल बॉन्ड A डबल बॉन्ड CH2, बोलो बनाएगा कि नहीं बनाएगा। क्लियर है कहानी? क्या हम इसका टोटोमेरिज्म करा सकते हैं? टोटोमेरिज्म में हमने क्या सीखा था कि प्रोटॉन का ऑसिलेशन, मतलब ये वाला H निकल के यहाँ से यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ, तो क्या हो जाएगा, B डबल बॉन्ड A वापस हो जाएगा और साथ में बन जाएगा CH3। ये टोटोमेरिज्म क्यों कराया? टोटोमेरिज्म इसलिए कराया क्योंकि अगर A और B की जगह क्या आ जाता है, कार्बन ऑक्सीजन आ जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कीटोन। तो कीटोन इज मोर स्टेबल देन इनॉल। तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने लिया कुछ इस टाइप से, दिस इज द अल्फा, दिस इज द बीटा, दिस इज द गामा। बोलो बीटा गामा के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा, अनसेचुरेशन है कि नहीं है। अगर अनसेचुरेशन है तो क्या मैं इसे बीटा कीटो एसिड भी बोल सकता हूं, क्योंकि बीटा पे कौन है, कीटोन है, तो बीटा कीटो एसिड भी बोल सकता हूं। तो इसका नाम बीटा कीटो एसिड भी कहा जा सकता है। क्लियर है कहानी? ठीक, तो बीटा कीटो एसिड अगर आपको दिया हुआ है तो आप मैकेनिज्म के थ्रू अगर चलेंगे तो क्या होगा कि ये वाला जो H है, ये वाला H कहाँ जाएगा भाई, ये वाला H यहाँ जाएगा। अगर ये वाला H यहाँ जाएगा तो ये वाला बॉन्ड कहाँ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से बनना चाहिए था, OH साथ में डबल बॉन्ड CH2, ये वाला CO2 पूरी तरीके से निकल जाएगा, बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक, अगर ये ऐसा बनेगा तो मुझे बताओ ये कौन सा फॉर्म है, ये है इनॉल फॉर्म। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टोटोमेरिज्म करा के कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला H यहाँ से यहाँ, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ,
बोलो है कि नहीं है। मैंने आपसे कहा था इन जनरली कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल, तो कीटो बनेगा कि नहीं बनेगा, क्लियर है कहानी, तो आपको कीटो ही बनाना है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। क्या कहानी है, CO2 को निकाल दो, H को यहाँ लगा दो, क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड NH, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे CO2 को निकाल दो, क्या करो पहले चेक कर लेना बीटा गामा के बीच में अनसेचुरेशन है कि नहीं। तो चलो स्ट्रक्चर को थोड़ा सा फैला देते हैं, N डबल बॉन्ड O माइनस N प्लस CS2 COOH, बोलो है कि नहीं है। क्या बन चुका है, ये अल्फा है कि नहीं है, ये बीटा है कि नहीं है, ये गामा है कि नहीं, बीटा और गामा के बीच में अनसेचुरेशन है कि नहीं है। जैसे आप हीट करेंगे क्या हो जाएगा, CO2 निकल जाएगा। जैसे CO2 निकलेगा तो ये NO2 और ये CS3, बोलो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, क्लियर है कहानी। सेम कहानी यहाँ से भी अगर CO2 निकलता है तो क्या ये वाला H यहाँ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्या N डबल बॉन्ड O और ये CS3 बन के आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अरे यहाँ दो तरफ एसिड है, तो क्या एक एसिड दूसरे एसिड के लिए बीटा गामा का काम करेगा क्या, हाँ बिल्कुल करेगा। देखो ध्यान से, अल्फा बीटा गामा, बोलो करेगा कि नहीं करेगा। क्या इस CO2 को निकाल दें, इस CO2 को निकालेंगे तो OH डबल बॉन्ड O और ये CS3, बोलो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, क्लियर है कहानी। क्वेश्चन नंबर 6, अगर CO2 को निकाल देते हैं तो क्या ये वाला H यहाँ आ जाना चाहिए, हाँ आ जाना चाहिए, पर एक्चुअल में ये एल्कीन है। अगर एल्कीन आपको गिवन हो तो आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या कि जैसे बनता तो इनॉल था पर हमने टोटोमेरिज्म करा के क्या कर दिया, कीटोन कर दिया, किया कि नहीं किया। अब यहाँ तो एल्कीन है और दूसरा जो बनेगा वो भी एल्कीन ही बनेगा, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मैकेनिज्म के थ्रू चलना पड़ेगा। मैकेनिज्म कहता है कि ये वाला H जो है वो यहाँ जोड़ो, अगर ये वाला H यहाँ जोड़ते हैं तो क्या डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। डबल बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, और यहाँ पे बन जाएगा CS3 कार्बन 14, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, क्लियर है। अब आपके अकॉर्डिंग कुछ बच्चे जल्दीबाजी में क्या करा आते हैं कि वो करके आ जाते हैं कुछ ऐसा कि सर यही सिखाया था, CO2 को निकालो, इस H को यहाँ पे लगाओ और बना दो ये वाला आंसर। बट एक्चुअल में इट इज़ नॉट द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये भी एल्कीन है, ये भी एल्कीन है। कीटो इनॉल तो है नहीं कि इनॉल बन रहा हो तो कीटो में कन्वर्ट कर दें। तो एल्कीन में विशेषकर ध्यान रखें कि अगर कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाती है जहां पर एल्कीन दिया हुआ है तो एल्कीन के अंदर आपको मैकेनिज्म से चलना है, डबल बॉन्ड को पास वाले की तरफ शिफ्ट कर देना है, क्लियर है कहानी। चलिए जैसे क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। CO2 निकलता है तो फिर ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला H कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा डबल बॉन्ड बन के बेंजीन, बोलो बन जाएगा नहीं बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर अगर मैं आपसे पूछ लूँ क्या कि कितने नंबर ऑफ CO2 बाहर निकलेंगे, तो चलिए पहले एक बात बता दूं आपको कि आपने जो क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 5, इसको क्या मैं 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं मैं इसको 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि 1 और 3 पे कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है, बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर 1 और 3 पे कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है तो कहने का मतलब 1,3 कार्बोक्सिलिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हीट कर दिया जाए तो CO2 निकल जाता है। तो चलिए बात करें, क्या ये है 1, ये है 2, ये है 3, 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब एक CO2 तो यहाँ से निकल जाएगा। ये भी 1, ये भी 2, ये भी 3, तो ये भी 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड तो एक CO2 यहाँ से निकल जाएगा। ये भी 1, ये भी 2, ये भी 3, तो एक CO2 यहाँ से निकल जाएगा। तो 3 CO2 तो निकल चुके हैं, 3 CO2 तो फ्री हो चुके हैं, और जो कंपाउंड बना है वो क्या बना है, वो बना है डबल बॉन्ड O अपनी जगह पर है, ये एक COH अपनी जगह पर है, एक COH अपनी जगह पर है, और यहाँ पर भी COH अपनी जगह पर है, बोलो है कि नहीं है। अब ध्यान से देखो जरा कि अगर मैं इस CO2 को निकालता हूँ तो ये वाला CO2 कैसे निकलेगा, ये देखो अल्फा, ये देखो बीटा, ये देखो गामा, अरे बीटा कीटो एसिड, इसके लिए भी बीटा कीटो एसिड का काम कर रहा है और इसके लिए भी बीटा कीटो एसिड का काम कर रहा है, तो ये वाला CO2 भी निकल जाएगा, ये वाला CO2 भी निकल जाएगा, तो 2 मोल ऑफ CO2 फिर से निकल जाएंगे। तो जैसे ही निकलेगा क्या बच जाएगा, C डबल बॉन्ड O और COH, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो टोटल CO2 कितने आ गए, 5 मोल, कितने मोल आ गए भाई, 5 मोल, 3 यहाँ पर 2 यहाँ पर, तो टोटल आ गए 5 मोल ऑफ CO2। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। 9 के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये COH जो है उसके लिए अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है।
मतलब ये वाला जो डबल बॉन्ड है इस वाले CO2 के लिए बीटा गामा का काम कर रहा है। तो अगर बीटा गामा का काम कर रहा है तो ये वाला H कहाँ जाएगा भाई, यहाँ से तो CO2 निकलेगा और ये वाला H कहाँ जाएगा, गामा पे जाएगा। बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा, गामा पे जाएगा तो ये डबल बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या बनना चाहिए, ये वाला डबल बॉन्ड बन जाना चाहिए, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड आ जाना चाहिए और साथ में ये COH भी बनना चाहिए और 14 तो अपनी जगह पर रहेगा। अब क्या ध्यान से देखो आप फिर से कि क्या ये अल्फा है, क्या ये बीटा है, क्या ये गामा है। क्या ये डबल बॉन्ड इस वाले CO2 के लिए भी बीटा गामा का काम कर रहा है, बिल्कुल। तो क्या ये वाला H फिर से यहाँ आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड फिर से यहाँ आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा फाइनली आंसर, ये डबल डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, 14 यहाँ आ गया। तो फाइनली आंसर जो आएगा 3 कार्बन का प्रोपीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्रोपीन। 3 कार्बन का प्रोपीन हमें मिलेगा। क्लियर है कहानी। तो सबसे जो पहला मेथड, थर्ड मेथड जो था जिसका नाम था क्या, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, जिसके अंदर एक तो सोडा लाइम लेकर आप CO2 को निकाल सकते हो और दूसरा जो तरीका है कि अगर डायरेक्ट हीट करके CO2 को निकाल दिया जाए तो उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, बीटा गामा के बीच में अनसेचुरेशन बनाना पड़ेगा, जो कि डिफरेंट तरीकों से बनाया जा सकता है। जैसे कि बीटा कीटो एसिड से बनाया जा सकता है, 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड से बनाया जा सकता है और एल्कीन के केस में भी बनाया जा सकता है। चलिए तो नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है नंबर 4। नेक्स्ट जो मेथड है वो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू हमें क्या बनाना है, एल्केन बनाना है। तो सबसे पहले तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को समझते हैं कि आखिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। ग्रिग्नार्ड जो रिएजेंट होता है उसे कहा जाता है RMgX। क्या कहा जाता है भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, RMgX। कहने का मतलब इसका जो नाम होगा, R का मतलब एल्काइल या फिर एराइल, मतलब बेंजीन भी आ सकता है और नॉर्मली एल्काइल भी आ सकता है और साथ में है मैग्नीशियम हैलाइड। कहने का मतलब एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बोल लो या फिर एराइल मैग्नीशियम हैलाइड बोल लो। अगर मैं एग्जाम्पल की फॉर्म में लिखूं तो क्या मैं CH3MgCl लिख सकता हूँ, बोले तो मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड लिख सकता हूँ, या फिर मैं एराइल की फॉर्म में लिखूं तो क्या मैं ये भी लिख सकता हूं, बोलो लिख सकता हूं कि ना लिख सकता हूं। क्या मैं CH2 डबल बॉन्ड CHMgCl भी लिख सकता हूं। क्लियर है कि नहीं है। तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, क्लियर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या ये किसी मेटल के साथ कनेक्टेड है कि नहीं है, R। अगर कोई भी कार्बन मेटल के साथ कनेक्टेड है तो मेटल के ऊपर तो कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो R के ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस, और Mg के ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मतलब R माइनस Mg पॉजिटिव बनेगा, मतलब R माइनस। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो क्या है, वो सोर्स है किसका, कार्ब एनायन का। किसका सोर्स है, कार्ब एनायन का। तो क्या लिखा जाना चाहिए नोट पॉइंट के अंदर, नोट पॉइंट के अंदर हम लिख सकते हैं क्या कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज नॉट अ कार्ब एनायन, इज नॉट अ कार्ब एनायन, इट्स अ सोर्स ऑफ कार्ब एनायन। कहने का मतलब ये खुद कार्ब एनायन नहीं होता पर ये सोर्स होता है कार्ब एनायन का। मतलब यहां से हम कार्ब एनायन बना सकते हैं पर ये खुद कार्ब एनायन नहीं होता है। तो फिर ग्रिग्नार्ड को बनाया कैसे जाएगा, चलिए बात करते हैं किसकी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्लियर। तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ऑब्टेन बाय रिएक्शन ऑफ RX विद मैग्नीशियम। मतलब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराई जाती है मैग्नीशियम के साथ इन ड्राई ईथर। किसके साथ कराई जाती है भाई, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ड्राई ईथर टेकन इन 1:1। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। मतलब अगर किसी भी RX को किसके साथ रिएक्ट कराया जाए, मैग्नीशियम के साथ, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो यहां पे दोनों के दोनों 1:1 में लेने पड़ेंगे। अगर RX प्लस Mg ले लिया जाए तो बन जाता है क्या, RMgX। बोले तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या बन जाता है भाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब कि 1:1 में ही क्यों लिया,
क्या 2:1 में भी ले सकते थे क्या? बिल्कुल नहीं ले सकते थे। अगर आपने 2:1 में ले लिया तो क्या फर्क पड़ेगा कि देखो यहाँ पर आपने 2:1 में अगर इसको ले लेते हैं आप, तो क्या दिक्कत आ जाएगी कि पहले तो 1:1 काम करेगा, 1:1 काम करके क्या बन जाएगा? RMGX बन जाएगा। फिर जो RMGX बना है वो क्या करेगा? वो बचे हुए RX के साथ रिएक्शन करेगा। अब R के ऊपर क्या है? माइनस, तो इस माइनस की निगाहें किस पर है? इस प्लस पर, और ये किसको निकाल देगा? X को, और बना देगा RR। मतलब आपको तो चाहिए था ग्रिग्नार्ड, पर बन गया क्या? एल्केन। बोलो बना कि नहीं बना? तो हमें एल्केन नहीं चाहिए अभी, अभी हमें ग्रिग्नार्ड चाहिए। ग्रिग्नार्ड से हम एल्केन बनाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है कहानी? चलिए, तो क्या लिख सकते हैं हम इसके बारे में? इसके बारे में कुछ नोट पॉइंट पे चर्चाएं कर सकते हैं। क्या नोट पॉइंट पे चर्चाएं कर सकते हैं? कि यहाँ पर फ्री रेडिकल और कार्ब एनायन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। क्या होता है भाई? कार्ब एनायन और फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। क्लियर है कहानी? पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर RX। अगर RX के लिए, RX की रिएक्शन होती है मैग्नीशियम के साथ, तो जो RX है वो तो डिफरेंट टाइप का हो सकता है। RX की जगह मैं RI भी ले सकता हूँ, मैं RBr भी ले सकता हूँ, मैं RCl भी ले सकता हूँ, मैं RF भी ले सकता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ चारों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो मुझे बताओ कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है? कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है? ये तो ये सबसे फास्ट ग्रिग्नार्ड बनाएगा, ये सबसे बेकार ग्रिग्नार्ड बनाएगा। तो ये किसका ऑर्डर हो गया? RX का। और बढ़ते हैं आगे। क्या कहानी है कि जो ग्रिग्नार्ड जो होता है एक्चुअल में इज अ सरफेस फिनोमिना। तो थर्ड पॉइंट में क्या लिखा जा सकता है कि फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अ सरफेस फिनोमिना, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि ये जो प्रोसेस हो रहा है ये मेटल की सरफेस पे हो रहा है। और आप देखते होंगे कि जो मेटल होते हैं एक्चुअल में एड्जॉर्ब करते हैं चीज़ों को, एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। क्या करते हैं? एड्जॉर्ब। तो अगर एड्जॉर्प्शन हो रहा है तो इसका मतलब सरफेस पे ही सब कुछ हो रहा है, इंटरनली मिक्स चीजें नहीं हो रही है, सिर्फ सरफेस पर। जैसे किसी भी प्लेट के ऊपर हाइड्रोजन गैस का एड्जॉर्प्शन हो जाता है, उसी तरीके से यहां पर भी RX का एड्जॉर्प्शन हो जाता है मैग्नीशियम की प्लेट पर। क्लियर है कहानी? तो ये सरफेस फिनोमिना है। अगर ये सरफेस फिनोमिना है तो इससे एक बात याद आती है कि अगर सरफेस है तो सरफेस के ऊपर क्राउडिंग क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो अगर क्राउडिंग कम होनी चाहिए तो क्या लिखा जा सकता है कि ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर RX के लिए अगर हम किसकी बात करें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के फॉर्मेशन की, तो मुझे एल्काइल हैलाइड जो होता है वो तो मुझे CH3X भी पता है, मुझे 1 डिग्री भी पता है, मुझे 2 डिग्री भी पता है, मुझे 3 डिग्री भी पता है। डिफरेंट तरह के एल्काइल हैलाइड होते हैं। भाई X वाले की तो बात हमने कर ली कि X के अंदर अगर आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन लिया जाए तो सबसे अच्छा ग्रिग्नार्ड कौन बनाएगा? आयोडीन बनाएगा। पर अगर R की जगह एक बार मिथाइल ले लिया जाए, 1 डिग्री ले लिया जाए, 2 डिग्री ले लिया जाए, 3 डिग्री, तो कौन, किसका ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड फास्ट होगा? तो किसका होगा भाई? जैसे मैंने बताया आपको कि एक सरफेस फिनोमिना है। अगर सरफेस फिनोमिना है तो रेट किसका फास्ट होगा? जहां पे क्राउडिंग कम होगी। तो क्राउडिंग कहाँ कम होती है? मिथाइल के केस में। 3 डिग्री के केस में तो क्राउडिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बोलो समझ में आया कि नहीं है? तो अगर इसी के बेसिस पे अगर हम कुछ क्वेश्चंस कर लें, क्या क्वेश्चन कर लें? देखो ध्यान से, मैंने लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कि CH3Cl है और साथ में मैग्नीशियम है, Et2 है। क्लियर है कि नहीं है? क्या बन जाएगा बताओ? अगर एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराई जाए तो बन जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बोलो बनेगा 1:1 के अंदर। अब एक बात और, ड्राई ईथर ही क्यों लिया? क्या एक्वस ले सकते थे क्या? नहीं ले सकते थे, क्योंकि अगर आपने एक्वस लिया तो वहां पर वाटर प्रेजेंट होगा, और वाटर ही खुद अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, वो किसको अटैक करेगा? कार्बन को और Cl को क्या कर देगा? रवाना कर देगा और बन जाएगा एल्कोहल, जो कि आपको नहीं चाहिए। कुछ इस तरीके से कि ये आया CH3Cl और आपको क्या मिला? वाटर, क्योंकि आपने क्या लिया हुआ है? एक्वस ईथर लिया हुआ है, मतलब जल डाला हुआ है। जल क्या करेगा? अटैक करेगा, Cl को निकालेगा और CH3
OH बना देगा, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें तो चाहिए ग्रिग्नार्ड, तो ग्रिग्नार्ड के लिए क्या लेना पड़ेगा आपको, ड्राई ईथर लेना पड़ेगा। सेम कहानी वुड्स रिएक्शन के अंदर भी थी। वुड्स के अंदर भी मैंने कहा था कि CH3Cl अगर दिया है तो सोडियम के साथ क्या लेना है, ड्राई ईथर। अगर आपने एक्वस ईथर ले लिया तो एक्वस ईथर के अंदर भी क्या होगा कि ये जो एक्वस है ये इस पर अटैक करेगा, इसको निकाल देगा और क्या बना देगा, CH3OH बोले तो एल्कोहल, जो कि हमें नहीं चाहिए था, हमें एल्केन चाहिए था, तो ड्राई ईथर लेना पड़ता है। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मैंने लिखा दिस इज द Br डबल बॉन्ड 14 Mg ड्राइथर डाला हुआ है, क्या बन जाएगा, अरे ग्रिग्नार्ड ही बन जाएगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। अरे एक मजेदार क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ लिखा Br, यहाँ लिखा Cl, मैंने लिखा Mg1 इक्विवेलेंट। क्लियर, एक ही इक्विवेलेंट है मैग्नीशियम का, और जो लिविंग ग्रुप है वो 2 हैं, ब्रोमीन भी है और क्लोरीन भी है। तो बताओ कौन ग्रिग्नार्ड फास्ट बनाएगा, कौन बनाएगा, RBr। अभी जस्ट पढ़ा है हमने कि RBr की रिएक्टिविटी RCl से ज़्यादा होती है, तो क्या हो जाएगा कि आंसर आ जाएगा कुछ ऐसा, Cl अपनी जगह पर है, यहाँ बन जाएगा MgBr, मतलब ये ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने बनाना सीख लिया है ग्रिग्नार्ड को, क्लियर। अब ग्रिग्नार्ड से एल्केन कैसे बनाएंगे ये हमें पढ़ना था, क्योंकि हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन पढ़ रहे हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, ग्रिग्नार्ड की। अब ग्रिग्नार्ड जो है एक्चुअल में वो एल्केन कैसे बनाता है ये हमें सीखना है। तो देखो ध्यान से, रिएक्शन क्या है कि रिएक्शन शॉन बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कौन कौन सी रिएक्शन है जो कि ग्रिग्नार्ड शो करता है और जिससे एल्केन बनाया जा सकता है। तो देखो ध्यान से, अगर मैं ग्रिग्नार्ड की बात करूं तो ग्रिग्नार्ड बोले तो RMgX, R के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव, इट इज अ सोर्स ऑफ कार्बन आयन। तो जिसके पास भी नेगेटिव होगा वो एक तो बेस का काम भी कर सकता है और वो न्यूक्लियोफाइल का काम भी कर सकता है। बोलो कर सकता है कि नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है, दोनों तरीके से बिहेव कर सकता है। इसी तरीके से ये दोनों तरीके से बिहेव करता है, इसलिए 3 तरह के रिएक्शन शो करता है। सबसे पहले ये एसिड बेस रिएक्शन भी शो कर सकता है। सेकंड जो है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन भी शो कर सकता है। कौन कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, और साथ में ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी शो कर सकता है। क्या शो कर सकता है भाई, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी शो कर सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? पर एक्चुअल में आपको जान के अच्छा लगेगा कि हम पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। तो ग्रिग्नार्ड जो होता है वो सिर्फ एक ही मेथड है, एसिड बेस रिएक्शन, जिसके थ्रू एल्केन बना सकता है। चलिए बात करते हैं किसकी, एसिड बेस रिएक्शन की। देखो ध्यान से, ये है RMgX और सामने पड़ा हुआ है कोई एसिडिक H जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। तो क्या इस पे माइनस है, क्या इसकी निगाहें इसके ऊपर होगी, तो क्या ये RH बना लेगा कि नहीं, एल्केन बन गया कि नहीं बन गया। मैग्नीशियम के साथ कौन कौन लग जाएगा, Mg भी लग जाएगा और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो भी लग जाएगा। बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा? चलिए क्या है उस पर कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। देखो किस तरीके से क्वेश्चन इस पे पूछे जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन मैंने लिया कि CH3MgCl के साथ मैंने डाला वाटर। क्या वाटर का जो H है क्या वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड है, तो क्या ये इस H को खींच लेगा कि नहीं खींच लेगा। तो क्या ये CH4 बना देगा कि नहीं बना देगा। क्या मैंने इसकी जगह एल्कोहल ले लिया, क्या एल्कोहल भी एसिडिक H रखता है, हाँ ये CH4 बना लेगा। क्या मैंने यहाँ पे ROR ईथर ले लिया, ईथर के पास एसिडिक H होता है क्या, नहीं होता, तो रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर है कहानी। क्या मैंने अमोनिया ले लिया, अमोनिया एसिडिक H होता है क्या, बिल्कुल होता है, तो क्या बन जाएगा CH4 बन जाएगा। मैंने इसकी जगह क्या ले लिया है RNH2 1 डिग्री अमाइन, तो क्या CH4 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। मैंने ले लिया है 2 डिग्री अमाइन, CH4 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। मैंने ले लिया 3 डिग्री अमाइन, अरे रिएक्शन ही नहीं होगी। मैंने ले लिया है HF क्या एल्केन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, मीथेन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। मैंने ले लिया है HCl, क्या बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा।
क्या मैंने ले लिया है HBr, क्या बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बिल्कुल। क्या मैंने ले लिया है HI, बिल्कुल बन जाएगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? इसी तरीके से मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया, मैंने ले लिया PHMgBr और साथ में मैंने ले लिया है RCOOH। सामने एसिड है कि नहीं है? ये बेस की तरह बिहेव करेगा कि नहीं करेगा? तुरंत एसिडिक H निकाल लेगा और बना देगा बेंजीन। बोलो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? क्लियर है कहानी? मैंने H2SO4 ले लिया, क्या बन जाएगा भाई? बेंजीन ही बनेगा। मैंने ले लिया H2S, S के पास भी एसिडिक H है तो ये भी बन जाएगा। मैंने ले लिया RCONH2, बोले तो क्या एमाइड ले लिया है तो क्या बन जाएगा? एसिडिक H है इसके पास। मैंने ले लिया है 2 डिग्री अमाइड NHR, अभी भी एसिडिक H है। मैंने क्या ले लिया है? मैंने ले लिया है फिनॉल। फिनॉल अगर है तो क्या एसिडिक H है कि नहीं है? तो क्या बन जाएगा? बेंजीन। मैंने ले लिया है PHOH की जगह SS, तो भी रिएक्शन हो जाएगी। मैंने क्या ले लिया है? मैंने ले लिया है C ट्रिपल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड भी एसिडिक H रखता है तो बन जाएगा बेंजीन। मैंने ले लिया है RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये भी एसिडिक H रखता है तो ये भी बन जाएगा बेंजीन। अरे CH3NO2, NO2 से कनेक्टेड वाला जो कार्बन होता है वो भी एसिडिक H रखता है, क्योंकि यहाँ बनने वाला जो माइनस होगा, अगर आप इससे H निकालते हैं तो यहाँ माइनस बनेगा और वो माइनस रेजोनेंस कर रहा है, इस वजह से ये स्टेबल है और क्या बना देगा? बेंजीन बना देगा। अगर मैंने क्या ले लिया है? मैंने ले लिया है कुछ ऐसा कंपाउंड, क्लियर है? तो यहाँ जो H कनेक्टेड है ये भी निकल जाता है, ये भी एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बनने वाला माइनस, मतलब ये जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, सॉरी ये जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा ये क्या है? ये एरोमेटिक बन रहा है। मतलब अगर इसका कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए, तो मैंने कहा था एसिड बहुत अच्छा माना जाता है अगर किसी का कॉन्जुगेट बेस मोस्ट स्टेबल हो। तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा भाई? बेंजीन बन जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इसी तरीके से हम और भी ले सकते हैं कि हम कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ भी डबल बॉन्ड हो, यहाँ भी डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ पर जुड़ा हुआ H क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? अगर मैंने NH4Cl ले लिया है तो भी क्या हो जाएगा? बेंजीन बन जाएगा। अगर मैंने H3O प्लस भी ले लिया है तब भी बेंजीन बन जाएगा। अगर मैंने क्या ले लिया है? मैंने कुछ ऐसा ले लिया है डबल बॉन्ड H, तब भी H निकल जाएगा। बोलो निकलेगा कि नहीं निकलेगा? क्लियर है कि नहीं है कहानी? क्लियर है कहानी? तो चलिए क्वेश्चन करते हैं इसी के बेसिस पे। क्या क्वेश्चन दिया मैंने आपको? मैंने क्वेश्चन दिया कि यहाँ पर लिया मैंने बेंजीन, बेंजीन के ऊपर लिखा Cl और साथ में लिखा MgD2। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि जो बेंजीन है, अगर ये है एराइल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन अगर Mg के साथ कराई जाए तो क्या बना देगा? ये बना देगा MgCl, और MgCl के सामने कौन है? D2O। तो क्या करेगा? D2O बोले तो वाटर, ये एसिड बेस करेगा और यहाँ से H की जगह D खींच लेगा। अगर D खींचेगा तो क्या यहाँ ये बन गया कि नहीं बन गया? एल्केन। बोलो बना कि नहीं बना? बन गया ना। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, बताओ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ RMgX कितने होंगे? X लिखा हुआ है कि बताओ X का वैल्यू कितना होगा। तो कितने एसिडिक हाइड्रोजन है भाई? 3, तो X का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? अगर आपसे फिर से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इधर ट्रिपल बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड, बताओ ग्रिग्नार्ड में X का वैल्यू कितना होगा? तो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ H एसिडिक होता है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ H एसिडिक नहीं होता। तो X का वैल्यू कितना आ जाएगा? सिर्फ 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 1 आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं है? तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, यहाँ OH, यहाँ SH और यहाँ पर OD, ठीक। यहाँ लिखा हुआ है RMgX और इसके मोल्स दिए हुए हैं X मोल, ठीक है। और सामने प्रोडक्ट बनाया हुआ है OH OH OH, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में ग्रिग्नार्ड दिया हुआ है, सेकंड स्टेप में H3O प्लस दिया हुआ है। क्लियर है? अब कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि आखिर, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, तो यहाँ पे अपन थोड़ा सा सही कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है SH, ठीक है भाई। अब कुछ स्टूडेंट सोचते हैं OH की जगह OH आ रहा है, SH की जगह SH आ रहा है, OD की जगह OH आ रहा है, मतलब ये वाला D निकला होगा और ये वाला H जुड़ गया होगा, मतलब X का वैल्यू कितना आ जाना चाहिए? 1 आ जाना चाहिए। बट इट इज नॉट द करेक्ट। X का वैल्यू आएगा 3। जितने एसिडिक H होंगे उतना ही ग्रिग्नार्ड के मोल काम में आने वाले हैं। कैसे? अगर ग्रिग्नार्ड यहाँ भी अटैक करेगा,
यहाँ भी अटैक करेगा और यहाँ पर भी अटैक करेगा। अगर तीनों जगह अटैक करता है तो क्या बनाएगा, H और D निकाल लेगा। बोलो निकालेगा, निकाले। और जो बाई प्रोडक्ट बचेगा वो क्या बच जाएगा भाई, यहाँ पे भी O माइनस, यहाँ पे S माइनस, यहाँ पे O माइनस। बोलो यही बचेगा। अब जैसे ये बचा, हमने क्या डाला नेक्स्ट स्टेप में, हमने डाल दिया है वाटर। जैसे ही वाटर डाला, यहाँ भी OH, यहाँ SH और यहाँ भी OH। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रिग्नार्ड ने सिर्फ एक ही H निकाला है, एक ही D निकाला है, नहीं, सारे H निकालेगा। सारे H निकालने के बाद O माइनस, S माइनस, D O माइनस बनेगा और फर्दर हम क्या डाल देंगे, वाटर डाल देंगे। और वाटर डालेंगे तो X का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब सेम वही कंपाउंड आ जाएगा। तो यहाँ पर जो X का वैल्यू है, जितने एसिडिक H होंगे उतना ही X का वैल्यू आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर ग्रिग्नार्ड के थ्रू, एसिड बेस रिएक्शन के थ्रू हमने क्या बना लिया है, एल्केन को बना लिया है। तो एल्केन बनाने का जो मेथड था वो था एसिड बेस रिएक्शन। क्लियर है कहानी। और जो बाकी मेथड्स हैं वो आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे जरूरत हमें पड़ेगी। तो हमने थर्ड और फोर्थ मेथड को कंप्लीट कर लिया है। किसके लिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन के लिए। थर्ड मेथड जो था वो क्या था, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, और फोर्थ मेथड था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इन दोनों मेथड से हमने एल्केन को बनाना सीख लिया है। और जो भी मेथड्स हैं वो हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।